गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके ज्योग्राफी का जो आपका लेसन है फर्स्ट, संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका पार्ट 3 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और साथ ही साथ आपका जो इस लेसन का जितने भी आपके मल्टीपल क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं और साथ ही साथ इस लेसन के जो भी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इस लेसन के 16 जो हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर आपको बताने के लिए यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है आपका संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और इसका पार्ट 3 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 16 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था, तो उसके आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपका 17 नंबर पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 17 नंबर पर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में निम्नीकृत भूमि की मात्रा क्या है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में निम्नीकृत भूमि की मात्रा क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितने हैं कि जैसे आपसे यहाँ पर निम्नीकृत जो भूमि है उसकी मात्रा पूछी गई है तो कितनी है भारत पे? तो भारत में जो है वो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकृत है। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए जहाँ अति पशुचारण के कारण काफ़ी भूमि निम्नीकृत हो गई है। अब आपको ऐसे दो राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पर पशुचारण जो है यानी जो पशुओं द्वारा जो चारे जो पशु होते हैं जो चरते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे दो राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पशुचारण होता है, जिसके कारण जो भूमि है, भूमि की जो वैल्यू है यानी जो उसकी उपजाऊपन है वो कम हो गई, यानी भूमि जो है वो निम्नीकृत हो गई है। ऐसे राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अति पशुचारण के कारण जो है वो भूमि निम्नीकृत हो गई है। तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो पशु हैं वो जो भूमि होती है, जो भूमि पर जो चारा होता है वो उगा रहता है, तो पशुएं जो है वहाँ पर अधिक पशुचारण होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो भूमि होती है वो निम्नीकृत हो जाती है, यानी जो उसका उपजाऊपन है वो सारा खत्म हो जाता है। तो ये ऐसे राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताने थे। तो कौन कौन से हैं आपके दो राज्य? राजस्थान और मध्य प्रदेश आपके दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अति पशुचारण के कारण जो भूमि है वो निम्नीकृत हो गई है। तो यहाँ पर ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उन दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ अति कृषि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अब आपको यहाँ पर ऐसे दो राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पर अति कृषि भूमि जो है, जो बहुत ज़्यादा कृषि होती है तो उससे भी जो है वो भूमि निम्नीकृत हो जाती है। तो उसके लिए आपका जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अति कृषि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, ऐसे दो राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा हरियाणा और पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब में अति कृषि भूमि जो है वो निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है अति कृषि भूमि, तो यहाँ पर जो आपका हरियाणा और पंजाब है यहाँ पर अति कृषि भूमि होती है, तो ये भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है अति कृषि। तो भूमि निम्नीकरण के लिए आपका यहाँ पर पूछा गया था कि ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर अति कृषि जो है वो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो आपके कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा और पंजाब। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि
अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहाँ भूमि निम्नीकरण के लिए खनन उत्तरदायी है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसे राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं जहाँ भूमि निम्नीकरण के लिए खनन उत्तरदायी है। तो जो भूमि निम्नीकरण होता है यानी जो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है उसके लिए खनन उत्तरदायी हो, ऐसे 2 राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश और झारखंड। तो भूमि निम्नीकरण के लिए जो आपका उत्तरदायी है, खनन जो उत्तरदायी है, वो कौन कौन से आपके राज्य हैं? मध्य प्रदेश है और आपका झारखंड। तो मध्य प्रदेश और झारखंड में भूमि निम्नीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? वो है आपका खनन। तो यहाँ पर खनन के द्वारा जो है इन राज्यों में भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश और झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण करने के किन्हीं 2 उपायों का सुझाव दीजिए। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जो भूमि है उसका जो उसमें गिरावट आ रही है, जो उसकी उर्वरा शक्ति है भूमि की वो कम हो रही है, तो उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए आपको 2 उपायों के बारे में बताना है। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण के 2 उपाय आपके निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आपका क्या लिखा है? फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा है वनोन्मूलन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सेकंड आपका लिखा है चारागाहों पर नियंत्रण। तो ये 2 आपके मुख्य जो उपाय हैं, तो इन दोनों उपायों को अगर अपना लिया जाए तो जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसमें थोड़ा सा कमी आपकी आएगी। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जैसे आपका वनोन्मूलन और अति पशुचारण और खनन से जो है भूमि की निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से आपके? वनोन्मूलन हो गया और अति पशुचारण हो गया और खनन। तो ये मुख्य कारण है भूमि को निम्नीकरण बनाने में। तो अगर इन पर रोक लगा दी जाए, जैसे आपका वनोन्मूलन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और जो चारागाह है उन पर भी नियंत्रण लगा दिया जाए, तो जो भूमि की निम्नीकरण है उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 2 उपायों का सुझाव आपको यहाँ पर देना था। तो 2 आपके हैं, वनोन्मूलन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और चारागाहों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये अगर ये दोनों आपके अगर तरीके अपनाए जाएंगे तो जो आपका भूमि निम्नीकरण है उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि मृदा के निर्माण में योगदान देने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है मृदा के बारे में। तो मृदा आपका यहाँ पर पूछा गया है कि जो मृदा के निर्माण में योगदान देने वाले 2 कारकों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर उच्चावच और जलवायविक दशाएं मृदा के निर्माण में योगदान देने वाले कारक हैं। कौन कौन से? उच्चावच और जलवायविक दशाएं। तो जो आपका उच्चावच है और जलवायविक दशाएं हैं ये मृदा के निर्माण में योगदान देने वाले 2 मुख्य आपके कारक हैं। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उन नदियों के नाम बताइए जो उत्तरी मैदानों में निक्षेपों से जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। क्या पूछा गया आपसे? अब आपको यहाँ पर उन नदियों के नाम बताने हैं जो उत्तरी मैदानों में, कौन से मैदानों में? उत्तरी मैदानों में निक्षेपों से जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है? देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है और इस मृदा का जो निर्माण है वो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं आपकी? जो महत्वपूर्ण नदी हैं उसमें आपके सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है? ये जो आपका हिमालय की 3 जो प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। और ये मृदा भारत के संपूर्ण क्षेत्र के, आपका जो क्षेत्र है, जो भारत का संपूर्ण क्षेत्र है उसमें आपका 45.6% भाग में विस्तृत है। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कितना है? आपका 45.6% भाग में विस्तृत है, यानी यहाँ तक ये फैली हुई है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है उसकी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। और जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है वहाँ कृषि अधिकता से की जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो कृषि के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसकी जो उर्वरक शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, जो इसकी उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ये जो मिट्टी है ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर जो ये मिट्टी है आपकी, जहाँ पर ये
जो आपकी मृदा पाई जाती है, जिन क्षेत्रों पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ कृषि जो है वो अधिकता से की जाती है और वहाँ पर जो है वो घनी जनसंख्या भी होती है। और भी जलोढ़ मिट्टी है, यही इसकी जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी यही सारी विशेषताएँ हैं। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि उन नदियों का, आप देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जो आपको यहाँ पर नदियों के नाम बताने हैं। तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं आपकी कौन कौन सी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इन्हीं नदियों से जो है वो इन्हीं नदियों के जो ये नदियाँ हैं इन्हीं के द्वारा जो लाए गए आपका जो निक्षेप होता है उन्हीं से जो है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि उन नदियों के नाम आपको यहाँ पर बताने थे जो उत्तरी मैदानों में निक्षेपों से जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। तो कौन सी नदी है आपकी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ हैं जो आपकी उत्तरी मैदानों में निक्षेपों से जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आयु के आधार पर जो आपकी जलोढ़ मृदा है उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण जो है वो आपका खादर और बांगर में किया जाता है। किस में किया जाता है, आपका आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है वो आपका बांगर, यानी बांगर का मतलब आपका क्या होता है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बांगर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा, यानी जो पुरानी मिट्टी होती है जलोढ़ वो होती है आपकी बांगर। और दूसरा आपका लिखा हुआ है खादर, और खादर का क्या मतलब होता है यहाँ पर, तो खादर का मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मृदा, यानी जो नई अभी तुरंत जो आपकी जलोढ़ मिट्टी बनी है, जो आपकी नदियाँ हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जो इनके निक्षेपों से तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो जब नदियों के निक्षेपों से जो तुरंत जलोढ़ मिट्टी बनती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका खादर कहा जाता है। तो खादर का मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या होता है, इसका मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। और जो आपका यहाँ पर बांगर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, जो आपका यहाँ पर बांगर लिखा हुआ है इसका आपका यहाँ पर मतलब हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मृदा। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसी के आधार पर जो आपसे पूछा गया था ना कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो आयु के आधार पर आपका इसी तरीके से किया जाता है। एक तो आपका होता है बांगर और दूसरा आपका होता है खादर। बांगर का मतलब आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर का मतलब आपका होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो इसी से इसका जो है वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या लिखा हुआ है, अगला आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि किस प्रकार की जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है। आप देखिए आपसे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी आपकी जो जलोढ़ है वो आपकी कौन सी जलोढ़ मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ होती है। तो कौन सी हो जाएगी आपकी यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा, यानी खादर। तो खादर का क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो जो आपकी खादर मिट्टी होती है, जो आपकी खादर होती है यानी नवीन जलोढ़ मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। ये आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले कुछ खनिजों का नाम बताइए। अब जो जलोढ़ मृदा है उसमें कुछ खनिज पाए जाते हैं, उसके नाम अब आपको यहाँ पर बताने हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो जो आपकी जलोढ़ मृदा है उसमें कौन कौन से आपके खनिज पाए जाते हैं, आपका इसमें पाया जाता है पोटास, फास्फोरस और चूना। ये सारे खनिज जो हैं आपके जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जलोढ़ मृदा में उपजाई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। अब आपको यहाँ पर बताना है जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है इसमें हम कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन कौन सी फसल आप जलोढ़ मिट्टी में उगा सकते हैं, तो इसमें आपका लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है, धान, गेहूं, गन्ना। तो जो जलोढ़ मृदा है उसमें आप धान, गेहूं, गन्ना ये सारी फसलें आप यहाँ पर उगा सकते हैं। तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है इसमें देखिए पोटास, आपका फास्फोरस और चूना ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो आपकी फसलें होती हैं, गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सारी जो हैं फसलें आपकी इसी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जलोढ़ मृदा में उपजाई जाने वाली फसलों के नाम आपको बताने थे। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, और ये सारी फसलें जो हैं आपकी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपका इसका आंसर हो जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब जो आपकी जलोढ़ मृदा है, जो जलोढ़ मिट्टी है, उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर कि जलोढ़ मृदा की दो विशेषताएं आपकी निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका लिखा है कि इसका विस्तार उत्तरी मैदानों के अतिरिक्त सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों, गुजरात एवं राजस्थान में है। यानी जो आपकी ये नदी, आपकी जो ये जलोढ़ मृदा है, ये आपका इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ये सबसे पहले इसकी विशेषता हो जाती है। तो जो आपकी ये मृदा है, ये उत्तरी मैदानों के अतिरिक्त, यानी उत्तरी मैदान में तो है ही, इसके अलावा आपकी कहाँ पर है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा आपका राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। आपकी ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये उत्तरी मैदानों में है, उसके साथ ही साथ आपका उसके अतिरिक्त कहाँ पर है, आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है आपकी कौन सी, आपकी जो ये जलोढ़ मिट्टी है। तो इसके अलावा आपकी जो ये मिट्टी है, या पूर्वी तटीय मैदानों में, जो आपके पूर्वी तटीय मैदान हैं, उसमें आपकी जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी आपकी ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपकी ये पाई जाती है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका उत्तरी मैदान में है ही, इसके साथ साथ जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है, जिसमें आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ हैं, तो उनके डेल्टाओं में भी आपकी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये सबसे पहले आपकी इसकी विशेषता हो जाती है कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, इसका विस्तार कहाँ तक है, किन किन क्षेत्रों में ये मिट्टी आपकी पाई जाती है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया इसकी एक विशेषता। सेकंड आपका क्या लिखा हुआ है इसमें, सेकंड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मिट्टी जो है, इस मृदा में रेत, सिल्ट एवं चिकनी मिट्टी के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यानी जो आपकी ये मृदा है, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, इसमें क्या है, रेत है, सिल्ट है और चिकनी मिट्टी, यानी जो मृतिका आपकी है, इसके विभिन्न अनुपात इसमें पाए जाते हैं। और ये मृदा जो है आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त ये सारी चीज़ें तो होती हैं। तो ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता हो जाती है। जो आपकी ये मृदा है, इसमें आपका रेत, सिल्ट, चिकनी मिट्टी, इसके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जो हमारी कृषि होती है, जो खेती करने के लिए बहुत ही उपजाऊ, जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इस मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाती हैं। और अगर ये मिट्टी हमारी उपजाऊ है, तो ये हमारी कृषि के लिए भी बहुत अच्छी मिट्टी होती है आपकी जो ये जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ पर ये इसकी कुछ विशेषताएं आपसे पूछी गई थी, और ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा भी गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं 4 क्षेत्रों या राज्यों के नाम बताइए जहां जलोढ़ मृदा का विकास होता है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, किन किन राज्यों में या किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उसके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, देखिए आपका ये उत्तरी मैदानों में भी पाई जाती है, साथ ही साथ पूर्वी तटीय मैदानों में जो नदियाँ हैं आपकी, उनके डेल्टाओं में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो आपको क्षेत्र का नाम बताना है या आपको राज्य का नाम बताना है। तो राज्य आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पर राजस्थान है, आपका गुजरात, तो इन क्षेत्रों में भी जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और साथ ही साथ जो आपका क्षेत्र है, जैसे कि महानदी का क्षेत्र हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी आपकी इस मृदा का विकास होता है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि क्षेत्रों के नाम बताइए या राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताने थे। तो आपका राज्य आपका राजस्थान और गुजरात है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी इन नदियों के डेल्टाओं में भी जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, इसका विकास होता है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अब आपसे यहाँ पे एक पूछा गया कि कौन सी ऐसी मृदा है जो नमी को धारण करने की, जो नमी है यानी जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि काली मिट्टी, यानी जो काली मृदा है उसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो आपकी काली मिट्टी होती है, इसमें जो है नमी यानी जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि काली मृदा में पाए जाने वाले खनिजों का नाम बताइए। अब जो आपकी काली मिट्टी है उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो आपकी काली मृदा है, जो काली मिट्टी है, उसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम,
पोटास और चूना पाया जाता है। तो ये सारे खनिज आपके किस में पाए जाते हैं? आपकी काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये सारे खनिज जो हैं आपके काली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा ये कि काली मिट्टी में यानी काली मृदा में आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला आपसे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया कि लेटेराइट शब्द यूनानी शब्द लेटर से लिया गया, इसका क्या अर्थ है? यानी जो आपका लेटेराइट शब्द है ये कहाँ का है? ये यूनानी शब्द जो आपका लेटर है उससे आपका लिया गया है लेटेराइट। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ लेटर, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपका क्या लिखा हुआ है इसका आंसर? आपका लिखा हुआ है कि लेटेराइट शब्द यूनानी शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है ईंट, यानी जो ईंट होती है जिससे घर बनते हैं आपके, उसका ये मतलब होता है। जो आपका लेटर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? ईंट होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया कि लेटेराइट मृदा से संबंधित किन्हीं दो फसलों के नाम बताइए। तो जो आपकी लेटेराइट मृदा होती है उसमें कौन कौन सी फसल बनाई जा सकती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। कौन कौन सी फसल आपका लेटेराइट मृदा में उगाई जाती है या बोई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आंसर लिखा हुआ है कि आपका लेटेराइट मृदा से संबंधित फसलें आपकी कौन कौन सी हैं? आपकी चाय और कॉफ़ी। कौन कौन सी फसलें हैं आपकी? चाय और कॉफ़ी। तो जो चाय कॉफ़ी होती है ये फसलें जो हैं वो आपकी लेटेराइट मृदा से संबंधित है। ये लेटेराइट मृदा में उगाई या आपकी बोई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें हैं आपकी? चाय और कॉफ़ी। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो आपकी लेटेराइट मृदा होती है, मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। तो जो आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है इसमें अधिक मात्रा में क्या डाला जाता है? इसमें आपका डाला जाता है खाद्य और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। और इस मृदा में आपका काजू, चाय, कॉफ़ी तथा कुनैन की फसल जो है वो उगाई जाती है। तो जो आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है इसमें आपका चाय कॉफ़ी तो उगाया ही जाता है, इसके साथ ही साथ आपका काजू और जो आपका कुनैन होता है उसकी फसल भी आपकी उगाई जाती है। और जो आपकी ये मिट्टी है लेटेराइट, ये कहाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किन राज्यों में पाई जाती है? तो जो आपकी ये मिट्टी है, आपकी लेटेराइट मिट्टी, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये मृदा जो है आपकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में ये जो आपकी मिट्टी है लेटेराइट ये पाई जाती है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेराइट मृदा जो है किन राज्यों में पाई जाती है। तो सारे राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि कर्नाटक है आपका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो इनकी पहाड़ियों में जो है आपकी लेटेराइट मृदा जो है वो पाई जाती है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सामान्यता पर रेतीली और लवणीय मृदा क्या कहलाती है। तो क्या पूछा गया आपका कि सामान्यता पर रेतीली और लवणीय मृदा क्या कहलाती है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका आंसर? आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि सामान्यता जो आपकी रेतीली और लवणीय मृदा होती है, कौन सी मृदा कहलाती है? मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। तो जो आप यहाँ पर जो आपका ये शब्द लिखा हुआ रेतीली और लवणीय, तो आप इसे ही समझ जाएंगे, यानी रेतीली यानी जहाँ पर रेत होगा वहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। तो जो आपका रेत होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? आपका मरुस्थलीय जो आपका एरिया होता है वहाँ पर आपका पाया जाता है इस तरह की मिट्टी, लवणीय मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो इसीलिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो सामान्यता आपकी रेतीली और लवणीय मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है या ये क्या कहलाती हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं? जो आपकी रेतीली और लवणीय मिट्टी होती है इनको मरुस्थलीय मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा ये आपकी कहलाती हैं या इनको मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यहाँ पर पूछा गया कि मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण आपको बताने हैं। क्या पूछा गया आपसे? अब मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और इसके 2 प्रमुख कारण क्या हैं वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं। और आपसे यहाँ पर अथवा करके पूछा गया कि मृदा अपरदन क्या है। और ये क्वेश्चन जो आपका है कि मृदा अपरदन क्या है, ये आपने देखिए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? तो आपका क्या हो जाएगा कि मृदा को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी जो आपकी मृदा है, मृदा को अपने जहाँ पर मृदा है उसको इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या आपका होता है? मृदा का अपरदन होता है। इसी को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी मिट्टी है, जो मिट्टी है उसको अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे आपका कहा जाएगा मृदा अपरदन। यह आपका यहाँ पर एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन दी गई थी।
तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इसके 2 कारण आपको बताने हैं। तो 2 कारण क्या हैं आपके मृदा अपरदन के? तो 2 कारण आपके हैं मृदा अपरदन के जो कि निम्न है आपके। कौन सा है? फर्स्ट आपका नदियों में बाढ़ आना और दूसरा आपका है वनों उन्मूलन। क्या लिखा हुआ है आपका? नदियों में बाढ़ आना और वनों उन्मूलन। तो ये 2 कारण आपके हैं मृदा अपरदन के, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका ये लेसन है आपका संसाधन एवं विकास, इसके इम्पॉर्टेंट आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं और इसके जो भी आप इसके बाद जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई भी क्वेश्चन को लेकर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।